Hello students, myself Vishwesh Chandwani. I am Chartered Accountant as well as Assistant Professor in Government College. अभी इन दिनों में हम कर रहे हैं RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के लिए यानी कॉलेज लेक्चरर के लिए जो पेपर लिया, हम उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 120 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और आज 30 क्वेश्चंस अपन और करेंगे तो हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। तो बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन कि हमारे कंट्री में इंश्योरेंस को रेगुलेट कौन करता है, क्या RBI, ICAI, IRDA, SEBI। आंसर सिंपल, IRDA ये रेगुलेट करता है। एक बार वैसे ही बात करें, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये देश का सेंट्रल बैंक है और ये हमारी करेंसी और क्रेडिट पॉलिसीज़ को देखता है। ICAI अपनी एपेक्स बॉडी है, अकाउंटेंसी फर्म की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह रिलीज करती है और वैसे ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट बॉडी है अकाउंटेंट्स के मामले में। IRDA ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये लाइफ इंश्योरेंस को भी देखती है और जनरल इंश्योरेंस को भी देखती है। और SEBI हम जानते हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपके सिक्योरिटीज़ और कमोडिटी मार्केट को देखता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए IRDA इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, actual profit of a firm is 35,000. The rate of normal return is 10% per annum. The average capital employed is 2,50,000. What is the amount of goodwill as per the capitalized method of profit? तो goodwill टॉपिक 12th में भी होता है और goodwill वैल्यूएशन सेकेंड ईयर में भी जनरली पढ़ा जाता है। तो अपन एक वैसे ही बात करें, दो तरीके से निकल सकता है। मैं एक तरीका लगा रहा हूँ, 2.5 लाख की अगर कैपिटल है, अगर 2.5 लाख की कैपिटल है और 10% की रेट ऑफ रिटर्न है तो 25,000 का प्रॉफिट होना नॉर्मल बात है। जिस इंडस्ट्री को हम बिलोंग करते हैं वहाँ 10% का रेट नॉर्मल है, तो हमारी कैपिटल पे 25,000 हमें प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो 35,000 है, यानी हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा है और ये जो गैप है इसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ये जो 10,000 का गैप है नोन एज सुपर प्रॉफिट। और अब हम इस सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, इसके लिए ये वाली रेट कैपिटलाइजेशन रेट इस्तेमाल करेंगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 10%, तो अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 1 लाख रुपया। वापस समझ लेते हैं, हमारी जो कहें एक्चुअल कैपिटल है वो 250,000 है, उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट 25,000 होना चाहिए था, बट हम 35,000 कमा रहे हैं, नॉर्मल से ज़्यादा कमा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का आप 10% की रेट से कैपिटलाइजेशन करोगे, देन यू केम टू नो द गुडविल। 1 लाख रुपए इसका आंसर है, 4 इसका आंसर होगा। 123rd क्वेश्चन, एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी सोल्ड गुड्स वर्थ ₹40,000 टू एस लिमिटेड subsidiary company at a profit of 25% on cost price. If goods worth 10,000 is remaining in the stock of S Limited, what is the amount of unrealized profit for the purpose of preparing consolidated balance sheet? ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, अपन बात शुरू से करते हैं। देखिए, एक कंपनी है होल्डिंग लिमिटेड, उन्होंने सब्सिडियरी लिमिटेड को माल बेचा। ठीक है, सब्सिडियरी लिमिटेड हो सकता था पूरा माल बेच देती और हो सकता है कि उनके पास कुछ स्टॉक रह जाए। तो इस मामले में यही हुआ है कि उनके पास कुछ स्टॉक रह गया है। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई कि सबसे पहले 40,000 का माल एस को बेचा गया और इनके पास उसमें से 10,000 का माल बच गया। ओके, इसका सिंपल मतलब है कि इनके पास 1/4 गुड्स बच गया। ओके, अब जो 40,000 का ट्रांजैक्शन है उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड था, तो डेफिनेटली ये जो 10,000 है इसके अंदर भी प्रॉफिट इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, तो इनका प्रॉफिट परसेंटेज है 25% ऑन कॉस्ट। इन सिंपल वर्ड्स 1/4 ऑन कॉस्ट, इन अनदर वर्ड्स 1/5 ऑन सेल प्राइस, बिकॉज यू वेरी वेल नो 1/4 ऑन कॉस्ट मीन्स होता है 1/5 ऑन सेल प्राइस। नाउ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 40,000 का ओरिजिनल ट्रांजेक्शन था इसके अंदर 1/5 प्रॉफिट इंक्लूड था और 8,000 का प्रॉफिट इंक्लूड था। आराम से इस 40,000 के ट्रांजैक्शन में 8,000 का प्रॉफिट इंक्लूड था। ठीक है, तो इस 8,000 का 1/4 निकालेंगे, इस टोटल प्रॉफिट का 1/4 निकालेंगे तो 2,000 रुपये आएगा। 2,000 रुपये विल बी नोन एज अनरियलाइज प्रॉफिट,
जिसके लिए स्टॉक रिजर्व बनेगा, बैलेंस शीट में उसे घटा कर दिखाएंगे। इवन अगर जैसे कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि सर 40,000 का माल बेचा, 40 तो उसकी कॉस्ट थी ना। अगर आप उस एंगल से भी जाओगे ना, 40 को एच लिमिटेड की कॉस्ट मानोगे, सेलिंग प्राइस 50,000 आ जाएगा, तो भी आपका फाइनल आंसर 2,000 ही आएगा। तो कैसे भी कर लीजिएगा, अनरियलाइज प्रॉफिट 2,000 ही आने वाला है। ठीक है, फिर भी जैसे मैं हर वीडियो में एक बार तो डिस्क्लेमर देता ही हूँ, जैसे कि जब मैंने ये वीडियो शूट किया है तब तक आरपीएससी का ऑफिशियल आंसर की नहीं आया है, और मैंने अपनी नॉलेज के बेसिस पे इन क्वेश्चंस को बनाया है, आंसर दिए हैं। तो इन केस बाद में अगर कोई आंसर डिफर करता है वीडियो में, एक आध क्वेश्चन किसी वीडियो में, तो मैं एक नीचे लेबल चला दूंगा कि भाई आरपीएससी का ऑफिशियल आंसर ये है। तो इफ़ यू आर नॉट, अगर आप देख रहे हैं कि इसमें कोई लेबल नहीं है, तो आप मान सकते हैं कि ये सही आंसर ही चल रहा है। चलिए सर, ओके। When a company is wound up, all person who cease to be the shareholder within 1 year before the winding up are placed in the बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन। इसका आंसर बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज होगा। अब अपन बात समझते हैं। देखिए, अगर कोई कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है और कंपनी के जो डेट है वो अनसेटिस्फाइड है, यानी हमने अभी तक क्रेडिटर्स वगैरह को पैसा नहीं दिया है और कंपनी के रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, तो कंपनी पहले अपने प्रेजेंट शेयर होल्डर्स को कॉल करेगी। जो वाइंड अप के समय शेयर होल्डर है, प्रेजेंट मेंबरान है, उनको कॉल करेगी। अगर उनसे कुछ को पैसा बन सकता है, कोई कॉल बाकी चल रही है, तो वो पैसा मांगेगी और ऐसे सब लोगों की लिस्ट बनेगी और उसे ए लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज कहा जाएगा। और मान लीजिए कि प्रेजेंट शेयर होल्डर्स में कुछ लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, तो फिर उन शेयर होल्डर्स को पुकारा जाएगा जिन्होंने विद इन 1 ईयर अपने शेयर ट्रांसफ़र किए। तो अगर जैसे मैं कहूँ कि आपका डिसोल्यूशन हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है 31 दिसंबर 2021 को, और एक साल पहले का मतलब हुआ 31 दिसंबर 2020, तो जिन लोगों ने 2020 और 21 के बीच अपने शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं उन्हें भी पुकारा जा सकता है। हालांकि इसके लिए बहुत सारे कंडीशंस पूरे करने होंगे, बट इन्हें पुकारा जा सकता है और इनको बी लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज में रखा जाएगा। तो प्रेजेंट क्वेश्चन जो था वो यही पूछा गया था कि ऐसे लोग जिनकी सदस्यता, जिनकी मेंबरशिप पिछले 1 साल के दौरान समाप्त हुई है, उन्हें क्या कहा जाएगा या कहाँ रखा जाएगा? उन्हें बी लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज में प्लेस किया जाएगा। ठीक है, हालांकि मैंने कहा ना, इन पास्ट मेंबर्स से पैसा मंगाने के लिए कुछ कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि कंपनी के ऊपर अनसेटिस्फाइड डेब्ट हो, कंपनी के एग्जिस्टिंग रिसोर्स एग्जॉस्ट कर चुके हों, प्रेजेंट शेयर होल्डर्स पे कुछ कॉल बाकी हो, प्रेजेंट शेयर होल्डर्स पैसा देने से इनकार करते हों, तब आप पास्ट मेंबर से पैसा मंगा सकते हैं। उससे भी आप कितना पैसा मंगा पाएंगे उसकी भी लिमिट होती है। चलिए सर, क्वेश्चन है, at the time of amalgamation, purchase consideration does not include the sum which the transferee company directly paid to the creditors of the transferor company, payment made in form of assets by the transferee company to the shareholders of the transferor company, payment made by transferee company on the basis of ratio of intrinsic value of share of transferee and transferor company, preference share issued by the transferee company to the preference shareholder of the transferor company. So again अच्छा क्वेश्चन। देखिए, अमालगमेशन क्या होता है? पहली बात तो आप जानते हो कि एक बड़ी कंपनी होती है जो कि एक छोटी कंपनी को परचेज कर लेती है। जनरली अमालगमेशन का मतलब ये होता है, एक स्मॉल कंपनी को खरीद लेती है बड़ी कंपनी। तो जो अपना बिजनेस देता है वो तो है ट्रांसफरर कंपनी, और जो परचेजर है, बिग लिमिटेड है, वो है ट्रांसफरी कंपनी। अब मेन बात सुनो, देखो हम क्या खरीद रहे हैं? बिजनेस। बिजनेस किससे खरीदा जाता है? ओनर्स से। ओनर्स कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर एंड पीएस होल्डर। यहां पे है आंसर कि स्मॉल कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं और जो उनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, उनको जो कुछ भी दिया जाता है वही पार्ट ऑफ पीसी होता है। अब क्या दिया जाता है ये मैटर नहीं करता। आप हो सकता है इनको इक्विटी शेयर दो, हो सकता है प्रेफरेंस शेयर दो, कैश दो, असेट दो, डिवेंचर दो, कुछ भी दो। Whatever is given to the equity shareholder and the PS holder of transferor company, वो होता है परचेज कंसीडरेशन। यानी इसके क्रेडिटर्स को जो हम देते हैं, ट्रांसफरर कंपनी के जो क्रेडिटर्स को देते हैं या डिवेंचर होल्डर्स को देते हैं, वो पार्ट ऑफ पीसी नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट है,
जो पैसा क्रेडिटर्स को दिया गया है दैट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अदरवाइज बाकी जो कुछ भी दिया गया है इस क्वेश्चन में आप देखेंगे वो शेयर होल्डर्स यानी ओनर्स को दिया गया है एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट परचेज कंसिडरेशन। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही कहें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द शेयर ऑफ आउटसाइडर्स इन द नेट एसेट्स इन सब्सिडियरी कंपनी इज नोन एज। तो अगेन कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। तो थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए एक एच लिमिटेड है जिसके पास 70% शेयर है सब्सिडियरी कंपनी के। 50% से ज़्यादा शेयर होने की वजह से इसे होल्डिंग कंपनी बोलेंगे या इसे पेरेंट कंपनी बोलेंगे। अब बात यह है कि 30% शेयर किसके पास है, और लोगों के पास है, और उनको हम कहेंगे माइनॉरिटी। वाई माइनॉरिटी? बिकॉज वी आर इन मेजॉरिटी। 70% यानी आधे से ज़्यादा शेयर तो हमारे पास है, तो हमारी मेजॉरिटी है। तो वो कौन है? वो है माइनॉरिटी। तो उनका जो भी स्टेक होता है वो कहलाता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। तो आप इसमें 4 ऑप्शन देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही पाएंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट या माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है, अंडर द अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फंड इज नॉट मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब ये हायर अकाउंटिंग जो एमकॉम की बुक में चलती है, एडवांस अकाउंटिंग, वहाँ से क्वेश्चन है जहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंटिंग भी होती है। गवर्नमेंट की अकाउंटिंग एक खास तरीके से होती है, तो वहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड रखे जाते हैं। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी होता है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स भी होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड नहीं होता, कंटिजेंसी फंड होता है और पब्लिक अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड में से तो क्या होता है कि जो आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स होते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनका पेमेंट होता है, और भी सरकारी खर्चों का पेमेंट होता है, लेकिन उसमें पहले परमिशन होती है। ठीक है, कंटिजेंसी फंड में क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर्स चाहें तो परमिशन मिलने तक खर्चा कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो उसमें से वो खर्चा कर सकते हैं। और पब्लिक अकाउंट में हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को पैसे देते हैं, उसमें जो पैसे आते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, जो रेमिटेंसेज होते हैं, वो सब रिकॉर्ड होते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट अकाउंट का पार्ट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है। ठीक है, ये सब मुझे पहले से आता हो ऐसा नहीं, कुछ आता है और कुछ मैं जब ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बातें देख के बता रहा हूँ, तो उसमें कुछ नहीं। बट हाँ, ये है कि आप अगली बार जाते हैं पेपर देने या तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए कितनी वैरायटी या डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहीं से भी पूछा जा सकता है। और होता ही है कि क्वेश्चन जब आ जाता है तो वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट लगने लग जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अ फैमिली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क कंज्यूम्ड फूड ग्रेन ऑफ 5000 फॉर हिज फैमिली, इट्स जनरल एंट्री वुड बी अंडर अकाउंटिंग फॉर एग्रीकल्चर फॉर्म। बिल्कुल, ये भी एडवांस अकाउंटेंसी बुक से है। वहाँ पे जो फार्म अकाउंटिंग होती है, जो खेती करते हैं, वो लोग कैसे अकाउंटिंग करेंगे। तो देखिए, तो 11th की अपन एंट्री याद करेंगे। जब अपन पर्सनल यूज़ के लिए पैसा लेते थे तो एंट्री करते थे ड्राइंग्स टू कैश। ठीक है, ड्राइंग्स टू कैश। और अगर गुड्स लेते थे तो अपन लिखते थे, एंट्री होती थी ड्राइंग्स टू परचेज। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, एक्चुअली इन्होंने जो ग्रेन कंज्यूम किया है वो जनरली उनके खेत में ही पैदा हुआ होता है। ठीक है, उनके खेत पे ही अनाज पैदा हुआ। अब अनाज खरीदने ये बाजार थोड़ा जाएंगे, ये उसी अनाज को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ड्राइंग तो दिया होगा और नीचे आएगा क्रॉप। ठीक है, तो अगर आपने फसल यूज़ की है तो क्रॉप यूज़ करेंगे, और अगर आपने मिल्क वगैरह का इस्तेमाल किया है तो मिल्क वगैरह आ जाएगा। ठीक है, कि सर फिर इसको लिखने की ज़रूरत ही क्या है। बिल्कुल सर, इससे आपको पता लगता है कि पैदावार तो हुई थी भाई। जो माल पैदा हुआ या तो हम उसे बेचेंगे या कंज्यूम करेंगे, तो हमें पता लगाना होता है कि हमारा आउटपुट या पैदावार कितना है। तो इसलिए ऐसे एज अ क्रॉप खाते में क्रेडिट करना तो ज़रूरी है, एज अ इनकम तो शो करना ज़रूरी है। बाकी ये पैसे का हुआ क्या, ये पैसा हमने या कहें ओनर्स ने खुद ने कंज्यूम कर लिया। तो ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में है क्रॉप टू कैश। ये तो जब अपन पैसा खर्च करते हैं फसल पे तब एंट्री होती है। वेजेस टू क्रॉप, ये अगर हम अपनी फसल अपने लेबर को डिस्ट्रीब्यूट करते तो एंट्री होती। ड्राइंग टू क्रॉप इसका बिल्कुल सही आंसर है, तो थर्ड विल बी द आंसर। वेल, अगला क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन अ कंपनी हैज फॉलोइंग लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, लीगल एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ पेमेंट
वाइल प्रिपेयरिंग द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अच्छा क्वेश्चन है। अगेन पहले हमने फर्म के लिए ऐसा क्वेश्चन देखा था कि फर्म किस सीक्वेंस में पेमेंट करेगी, और अब ये है कि कंपनी अपने लिक्विडेशन के समय किस सीक्वेंस में पेमेंट करेगी। तो देखिए, सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस पे किए जाएंगे। सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस पे किए जाएंगे। जैसे अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, किसी ने हमारे ऊपर केस कर दिया हमारी कंपनी के ऊपर, तो उसे फाइट करेंगे, या हमें पैसे की रिकवरी करने के लिए किसी पे केस करना है, तो जो लिटिगेशन एक्सपेंसेस होते हैं सबसे पहले उस पैसे का बंदोबस्त किया जाएगा। ओके, इसके बाद अगर देखें तो फिर वैसे तो होता है लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। जो लोग लिक्विडेशन के काम में लगे हुए होते हैं उनका रेम्यूनरेशन होता है, और उसके बाद होता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से फिर आएगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। क्योंकि कंपनी जा रही है तो हमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना पड़ता है, नोटिस सर्व करने पड़ते हैं, ब्रोकर वगैरह को भी पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद तो बड़ा आसान है, फिर तो क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाएगा इसके बाद, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो ओनर हो गया, ओनर को तो लास्ट में पैसा दिया जाता है। सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, उससे सेकंड लास्ट नंबर पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, लेकिन क्रेडिटर विच इज आउटसाइडर पर्सन उसे दिया जाएगा। तो अब अपन इसके बाद क्रेडिटर्स को पैसे देंगे। क्रेडिटर्स में वैसे 3 वैरायटी होती है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ऐसे। तो उनको पैसा दिया जाएगा कुल मिलाकर। लास्ट में आके आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा दे देना। ये एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं है, लेकिन इस गिवन क्वेश्चन में, इस गिवन क्वेश्चन का जो सीक्वेंस बनता है वो ये बनता है BCAD। BCAD, यस, ये वाला 4th ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Under the double account system, match the following items to their respective account: equity share capital, interest on debenture, management expenses, sundry creditor। अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो होती हैं, जो कि पब्लिक यूटिलिटी कंपनी होती हैं, वो एक सिस्टम अडॉप्ट करती हैं, DAS। ऐसे मैं आपको बताऊं, जो आप थ्रू आउट द अकाउंटिंग लाइफ पढ़ते हो वो होता है डबल एंट्री सिस्टम, और ये जो सिस्टम है उसका नाम है डबल अकाउंट सिस्टम। ये पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज ही अपनाती हैं। और डबल अकाउंट क्यों कहते हैं ये भी बता देता हूँ। एक्चुअली इनकी जो बैलेंस शीट होती है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटी के लिए अलग प्रेजेंटेशन होता है, और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के लिए अलग प्रेजेंटेशन होता है। तो इनकी बैलेंस शीट एक तरह से 2 अकाउंट्स में डिवाइडेड होती है। दैट्स वाई नोन एज डबल अकाउंट सिस्टम। अब क्वेश्चन की बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल सामने जो ऑप्शन है उसमें दिखाई जाती है यहाँ पे 3rd पॉइंट में, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। अगर मैं आपको एक एक की बात बताऊँ, सबसे पहले होता है रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में तो आपकी जो मेन इनकम हुई सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से वो दिखाते हैं, और जितने भी आपके जनरेशन एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू में अकाउंट में आते हैं। नेट रेवेन्यू में आती है आपकी इंटरेस्ट, डिविडेंड, टैक्स और एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आइटम। तो मैंने बोला इंटरेस्ट वाली आइटम में आपकी जो है वो आती है नेट रेवेन्यू में, तो बी मिल गया चौथे से जाके। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस या एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ये आपके शुरू वाले रेवेन्यू अकाउंट में आती हैं। और क्रेडिटर विच इज़ अ करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट जनरल बैलेंस शीट में आते हैं। तो अब आप इसको मिलाने बैठेंगे तो सबसे पहले आपने ए को मिलाया था रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट से, तो ए का मिलन हुआ था 3rd से। उसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को मिलाया नेट रेवेन्यू से, तो बी का मिलन हुआ 4 से। इतने से आई थिंक आंसर आ जाएगा A3B4। A3B4, यस, ये आपका पहली चॉइस में मिल जाएगा A3B4, देन C1 एंड D2, यस। तो यही इसका आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, MFIs provide vital financial services to the economically deprived members of the society। here MFIs stands for। अब जो आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो जो आर्थिक रूप से वंचित हैं या जो सोशली डिप्राइव लोग हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती हैं। जो भी अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, और जनरली 1 लाख रुपए तक, इंडिया में कह लो 1 लाख रुपए तक का जो लोन होता है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स दे पाते हैं। ये कुछ एक यूनियन बैंक होते हैं, कुछ एक कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, कुछ एक NGOs होते हैं। ये बेसिकली जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए लोन देते हैं, ताकि थोड़ा सा पॉवर्टी एरेडिकेशन हो, थोड़ा सा जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लोग जाएं। खैर ये क्वेश्चन तो ये था कि MFIs का फुल फॉर्म क्या है, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये इसका आंसर रहने वाला है। बाकी आप इसके ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा।
आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ आउटपुट। तो अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है। तो आप सोचिए कि अगर आपकी फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं 400 रुपये आती है और अभी आप 40 यूनिट बनाते हैं, ठीक है, तो आपकी फिक्स कॉस्ट हुई 10 रुपये पर यूनिट, है ना, ठीक है। और अगर आप यूनिट्स 20 बनाने लग जाएंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई 20 रुपये, और अगर आप 100 यूनिट बनाने लग गए तो आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई 4 रुपये। क्या देखा आपने कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में तो फिक्स रहती है लेकिन वो पर यूनिट डिक्रीज होती है। इसी को अपन अगर बोलते हैं कि बड़े स्केल पे जो बड़े जाइंट प्लेयर्स होते हैं, इसीलिए वो स्मॉल प्लेयर्स को बीट कर देते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर जो होते हैं वो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं। उससे क्या होता है, उनकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाती है, तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से इनकी फिर टोटल कॉस्ट भी कम आती है और इसीलिए फिर वो बीट कर देते हैं। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बनाएंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है सर, डिक्रीजेज इसका आंसर होगा, घटती जाती है। ओके 132 फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ आउटपुट। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होती जाती है कि नहीं सर, पर यूनिट रिमेन सेम। हम बचपन से सुनते आए हैं कि फिक्स कॉस्ट सेम रहती है लेकिन वो टोटल अमाउंट वाइज सेम होती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वो कम होगी। जैसे अभी अपन देखते हैं, मान लीजिए कि 500 रुपये आपकी फिक्स कॉस्ट है और अभी आप 40 यूनिट बनाते हो तो आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी ऑलमोस्ट 12.5। इसकी जगह अगर आप 40 की जगह 50 यूनिट बनाने लग जाएं तो आपकी फिक्स कॉस्ट आई 10 रुपये पर यूनिट, और अगर आप 100 यूनिट बनाने लग जाएं तो आपकी फिक्स कॉस्ट आई 5 रुपये पर यूनिट। व्हाट यू सी, आपने क्या देखा, जैसे जैसे मैंने आउटपुट बढ़ाया आपका पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होता जाता है। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमने क्या सुना कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, सही है, वेरिएबल कॉस्ट टोटल वाइज चेंज होती है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वाइज फिक्स होती है। ऑन द अदर हैंड फिक्स कॉस्ट टोटल वाइज फिक्स्ड होती है, पर यूनिट वाइज वो रिड्यूस होती जाती है या वो चेंज होती है। ओके, होप मैं आपको कुछ बता पाया, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए टू कॉलम बी। वेल, कॉलम ए में लिखा है इंटीरियर डिजाइनिंग, तो वहां पे क्या यूज होगा, मल्टीपल कॉस्टिंग सिस्टम, बैच कॉस्टिंग सिस्टम, प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम या जॉब। जी हाँ, जॉब कॉस्टिंग सिस्टम वहां यूज होगा। देखिए इंटीरियर डिजाइनर में क्या होता है, हर कोई अपने हिसाब से स्पेसिफिकेशन बताता है, मुझे इतना प्लॉट है, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, यानी इंटीरियर डेकोरेटर के लिए वो एक इंडिविजुअल जॉब है। या इसी तरह जैसे फर्नीचर होता है तो हर कस्टमर अपने अपने हिसाब से बताता है कि मेरे को रूम के हिसाब से ऐसा फर्नीचर चाहिए, तो वहाँ जॉब कॉस्टिंग होती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मल्टीपल कॉस्टिंग सिस्टम चलता है। वाई? क्योंकि अब ऑटोमोबाइल में देखिए टायर है, इंजन है, क्लच ब्रेक है, सबके लिए अलग अलग कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ होता है। शुगर है तो शुगर प्रोड्यूस होती है एक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। पहले शुगर केन, जैसे दैट इज मान लो गन्ने से बन रही है तो पहले गन्ना होगा, उसकी क्रशिंग होगी, फिर आगे रिफाइनिंग प्रोसेस होंगे, एंड आखिर में जाके शुगर बनेगा। तो शुगर के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ होती है। और टॉयज़ जो हैं वो बैच में बनते हैं, है ना। आपने देखा होगा कई दवाइयों पे, टॉयज़ पे बैच नंबर लिखे हुए होते हैं। बिस्किट्स वगैरह जो FMCG गुड्स होते हैं, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, वो उन सब पे बैच कॉस्टिंग यूज़ होता है। तो अगर अपन इसको मिलाने बैठे तो अपन ने क्या देखा कि अपन ने ए जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है उसके लिए पसंद किया, यहाँ पसंद तो क्या किया आएगा जॉब कॉस्टिंग। और अगर अपन ने बी देखें ऑटोमोबाइल के लिए, मैंने बोला मल्टीपल कॉस्टिंग सिस्टम आपको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वो उसमें असेंबलिंग होती है। तो A4B1, अगर A4B1 देखें तो मुझे यहाँ दिखाई देता है थर्ड ऑप्शन में, जहाँ A4B1 के साथ C3 भी दिखता है, यस, सामने का सामने, और D2 भी दिखता है, यस। तो C will be the answer. Well, forensic accounting is a combination of accounting, auditing, investigation, accounting, auditing, only accounting, none of the above. Well, इसका आंसर सर फर्स्ट आएगा कि ये अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जैसे मैं आपको एक लाइन बताऊं, वैसे कहते हैं कि जहां अकाउंट्स ख़त्म होते हैं
वहाँ से ऑडिट शुरू होता है, और जहाँ ऑडिट ख़त्म होता है वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। लेकिन ये इन तीनों के कॉमन एरिया में आता है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, जिसको खोजी लेखांकन भी बोलते हैं। आपने जनरली फॉरेंसिक टीम सुना होगा, जब आप क्राइम पेट्रोल देखते हैं या CID टाइप एपिसोड देखते हैं तो वहाँ देखते हैं एक टीम आती है जो चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है। तो इसमें तो ये तो साबित हो ही गया कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन आएगा। अकाउंटिंग वर्ड तो इसमें आ ही रहा है। बेसिकली क्या होता है, कई बार अकाउंट्स से बढ़कर आपको कुछ जांच करनी पड़ती है, और बाद में आपकी जो जांच रिपोर्ट है उसे एज एन एविडेंस यूज़ किया जाता है न्यायालय में, कोर्ट के सामने उसे एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मोटर व्हीकल का क्लेम है, एक्सीडेंट का क्लेम है, तो उसमें कोई पार्टी है क्लेम मांगेगी, तो कितना क्लेम जस्टिफाइड है इसकी फॉरेंसिक अकाउंटिंग होगी। उसके लिए ऑब्वियस सी बात है सारा कुछ देखा जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कोई पार्टनर है, उसे गलत तरीक़ों से फर्म से निकाल दिया गया, तो उसे कितना नुकसान हुआ, इसके लिए अकाउंट्स की भी ज़रूरत है, ऑडिट की भी ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत है। या किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर दिया तो उसके फ्रॉड करने से एक्चुअली कितना नुकसान हुआ, तो ये सब, इन सब मामलों में फॉरेंसिक अकाउंटिंग का इस्तेमाल होता है। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन का ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अच्छा क्वेश्चन था नेक्स्ट इज, सोशल अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज an independent discipline to measure and report the activities of an entity which affects the society. Yes, social accounting can be defined as the application of accounting in the field of social science. Third, process of ordering, ये ordering word है, measuring and disclosing the impact of exchange between a firm and its social environment. मुझे पहला सही लग रहा है, थर्ड भी सही लग रहा है, और एक हद तक ये भी सही है कि आप अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो सोशल साइंस की दुनिया में। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहने वाला है, डी इसका आंसर है। देखिए अकाउंट्स, सोशल अकाउंटिंग में क्या होता है कि हमारी जो एंटिटी है, जो अंडरटेकिंग है, फैक्ट्री है, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है। सोशल इम्पैक्ट में देखा जाए तो हम कंज्यूमर के लिए किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्वालिटी वाइज ओके हैं या नहीं। अगर सोसाइटी के लिए देखें तो हम सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम कितने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स या स्कूल्स के लिए डोनेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को हम मिनिमम वेजेस दे रहे हैं या नहीं, इस तरह की, या हमारी फैक्ट्री से कितना पॉल्यूशन फैलता है या नहीं फैलता। तो ये सब सोशल अकाउंटिंग में आता है, और अब सोशल अकाउंटिंग भी मायने रखने लग गई है। इन्वेस्टर्स वहाँ पैसा अपना इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं जो सोशली सस्टेनेबल हों। अगर कोई पॉल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्री या कंपनी है तो आज नहीं तो कल प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो ठीक है, सोशल अकाउंटिंग का ये बेसिकली रिलेशन है, और उस रिलेशन की जांच है कि फर्म और सोसाइटी के बीच में क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है। अकाउंटिंग का सोशल साइंस की दुनिया में इस्तेमाल है। आई थिंक इसका आंसर डी। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द ABC होटल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल पर नाइट 50, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी अचीव्ड 75%, रूम सर्विसिंग कॉस्ट इनकर्ड 10,125, द रूम सर्विसिंग कॉस्ट पर ऑक्यूपाइड रूम नाइट फॉर द गिवन पीरियड वुड बी द नियरेस्ट रुपी। वेल, तो ये क्वेश्चन है अप्रैल महीने से रिलेटेड और एक होटल से रिलेटेड, तो ये होटल अकाउंटिंग है। अब अपन आराम से बातें करें तो ये इस होटल के अंदर बेसिकली 50 कमरे हैं, और रोज़ आप 50 कमरे रेंट पे दे सकते हो। अगर आपके पास विजिटर आता है, गेस्ट आता है, तो आप 50 कमरे रोज़ किराए पे चढ़ा सकते हो। अगर अपन 30 डेज़ की बात करें, अप्रैल में 30 डेज़ होते हैं, तो 1500 रूम आप किराए पे दे सकते हो। 50 रूम्स पर डे, तो 1500 रूम आप दे सकते हो। लेकिन आपको भी पता है हमेशा होटल फुल हो ऐसा तो नहीं होता। इनकी ऑक्यूपेंसी है 75%, काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी है। 75% इनका होटल बुक रहता है। तो आप ये देखेंगे इनके नंबर ऑफ डेज बने 1125, वैसे टोटल है 1500, पर इनके जो ऑक्यूपाइड रूम्स हैं उस हिसाब से बने 1125। अब होटल के अंदर आप सर्विस भी दोगे, उस रूम सर्विस पे खर्च हुआ 10,125 रुपया अप्रैल महीने में। एक या दो आपने वेटर रख रखे होंगे, ठीक है, अटेंडेंट रख रखे होंगे, तो 10,125 रुपये खर्चा हुआ, और 1125 डेज हैं या नाइट्स हैं। आप इसे डिवाइड करेंगे ना, तो ये आया आपका 9 रुपी पर रूम पर डे। कि सर क्या
9 रुपी पर रूम पर डे बोल रहे हैं पर नाइट बोल रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 9 रुपया प्रति दिवस का आपका खर्चा आएगा। ठीक है सर, चलिए आप कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, द कॉस्ट इनकर्ड अप टू द पॉइंट वेयर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड। वेल, प्राइम कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, सेपरेशन कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से इसका आंसर जॉइंट कॉस्ट होगा। देखिए क्या होता है कि जब आप कोई रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और उस रॉ मटेरियल से अलग अलग प्रोडक्ट तैयार होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल जो अशोधित तेल होता है, उस क्रूड ऑयल से आप डीजल बना सकते हैं, पेट्रोल, केरोसिन, गैस, वेजलीन, ये सब बना सकते हो। वो सब बनने से पहले एक पर्टिकुलर पॉइंट तक प्रोसेसिंग होती है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो प्रोसेसिंग होती है उस पे जो कॉस्ट लगती है वो जॉइंट कॉस्ट लगती है। उसके बाद पेट्रोल पे अलग कॉस्ट आती है, सेपरेशन कॉस्ट, वो सेपरेट आइडेंटिफाइबल होती है। डीजल की कॉस्ट, केरोसिन की कॉस्ट, बाद वाली कॉस्ट आपको पता होती है, पर पहले जो बेसिक प्रोसेसिंग होती है, जब तक प्रोडक्ट इमर्ज हो, प्रोडक्ट निकल के आए, प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई कर सको, तब तक जो कॉस्ट होती है मेरे हिसाब से वो जॉइंट कॉस्ट रहेगी। तो इसका आंसर डी, जॉइंट कॉस्ट रहेगा। चलिए सर, स्टेट विच द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट फॉर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मेथड। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। फर्स्ट है, इट इज ऑल्सो नोन एज कंपोजिट कॉस्टिंग। नॉट, गलत। This method of costing is used where unit produced in a batch are uniform in nature and design. नहीं. It is a system in which a number of firms in the same industry use the same method of costing. Yes. तो ये C स्टेटमेंट सही है। देखिए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में क्या होता है, जैसे मान लो सीमेंट इंडस्ट्री है, तो सीमेंट इंडस्ट्री के जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं वो एक राय बना लेंगे कि भाई हमारी डेप्रिसिएशन रेट क्या होगी, हमारा स्टॉक वैल्यूएशन मेथड क्या होगा, हमारा लेबर पेमेंट सिस्टम क्या होगा। मतलब अगर उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग पे राजी हो सकते हैं, ताकि एक कंपेरेबिलिटी पता लगे। कोई तो कॉस्टिंग कर रहा है किस तरीके से, कोई कॉस्टिंग किसी और ही तरीके से कर रहा है। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब होता है एक इंडस्ट्री के जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं वो एक जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक जैसी एब्जॉर्प्शन रेट्स, एक जैसा क्राइटेरिया रखें, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉस्ट का पार्ट होगा या नहीं, बिल्डिंग का नोशनल रेंट जोड़ा जाएगा या नहीं, उन सब पे उनकी एक राय, अंडरस्टैंडिंग हो, तो उसे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बोलते हैं। बाकी रहा पहला कंपोजिट कॉस्टिंग। कंपोजिट कॉस्टिंग में तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो आपका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर डिफरेंट पार्ट से असेंबल होकर तैयार होता है, तो उसकी डिफरेंट कॉस्ट को मिला दिया जाता है। कंपोजिट यानी समग्र कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, वो वाला। और ये जो सेकंड लिखा है उसमें तो वो बैच कॉस्टिंग होती है। बैच कॉस्टिंग में क्या होता है, एक ही लॉट में 100, 500, 1000 एक जैसी यूनिट्स तैयार होती है, वो बैच कॉस्टिंग होती है। तो अभी ये क्वेश्चन यूनिफॉर्म कॉस्टिंग से रिलेटेड था, मेरे हिसाब से थर्ड ही इसका सही है। विच ऑफ द एक्सपेंस गिवन बिलो इज नॉट इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड। आसान क्वेश्चन। स्टोर कीपिंग एक्सपेंस, तो स्टोर को संभालने का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड है। ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, वेल इसमें ड्राइंग और ऑफिस से आप कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ ड्राइंग जो बनाते हैं, जो नक्शे या स्केचेस बनाते हैं, तो वो फैक्ट्री या वर्कशॉप में ही बनाए जाते हैं। कैरेज आउटवर्ड में गुड्स बाहर जाता है तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आता है। और ह्यूलेज एक्सपेंसेस, ये जो रॉ मटेरियल होता है उसे यहाँ से वहाँ मूव करने में काम आता है, फैक्ट्री के अंदर ही होता है ये। तो सी इसका आंसर है। कैरेज आउटवर्ड जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। बाकी तीनों, स्टोर को संभालना, ड्राइंग यानी स्केचेस बनाना, प्रोडक्ट के डिज़ाइन तैयार करना, और माल का जो इंटीरियर मूवमेंट होता है यहाँ से वहाँ, या लोडिंग अनलोडिंग होना उसकी, वो सब फैक्ट्री के अंदर होता है। ठीक है सर, तो सी विल बी द आंसर। वेल 140th, अ कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनी फ्यूचर एक्शन इज कॉल्ड रेलेवेंट कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, संक कॉस्ट। सर इसका आंसर होगा संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का हिंदी में मतलब ही होता है डूबी हुई लागत, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, क्योंकि इसका डिसीजन मेकिंग में बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसको इग्नोर करना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपने एक तेल का कुआं खोदा, ठीक है,
तेल निकालने के लिए आपने कुआं खोदा, उस पर आपके 5 करोड़ लग गए। फिर एक दिन आपको लगा यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया। किसी एक्सपर्ट ने आपको बताया कि अगर आप 2 करोड़ रुपए और खर्च करोगे तो अपन अब ऑयल निकाल पाएंगे, उसको मार्केट कर पाएंगे, और मार्केट करेंगे तो अपने को 3 करोड़ मिलेंगे। ठीक है, अब अगर आप मैथमेटिकली जाएं तो आप क्या सोचेंगे, शायद कि 5 करोड़ मैंने पहले लगा दिए, 2 करोड़ अभी एक्सपर्ट और बोल रहा है तो 7 करोड़ खर्चा हो गया, 7 के बदले मेरे को 3 करोड़ मिलेंगे, 4 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। 4 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, मुझे 2 करोड़ नहीं लगाने चाहिए। जबकि लॉजिकली सोचें तो 5 करोड़ तो तुम्हारे लग चुके, उसको तो आप भूल जाओ, वो क्यों सोच रहे हो। आप तो केवल ये सोचो कि 2 करोड़ और लगाकर 3 करोड़ मिलेंगे। तो मैटर ये करता है, रेलेवेंट ये है, जो डिसीजन लेते समय रेलेवेंट ये है कि अब कितना लगेगा, अब कितना मिलेगा। उस 5 करोड़ का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो होती है संक कॉस्ट, डूबी हुई लागत, अप्रासंगिक, हिंदी में बोलते हैं अप्रासंगिक लागत या इररेलेवेंट, जिसको सोचने का कोई मतलब नहीं है, जिसके बारे में तुम कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट इज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट अराइजेज व्हेन आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर एट व्हाट प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल प्राइस, रियलाइज्ड प्राइस। वेल इसका आंसर होगा मार्केट प्राइस। हालांकि रियलाइज्ड प्राइस इन्होंने किस सेंस में बोला है मुझे नहीं समझ में आता, पर अगर प्रोसेस एक्स से माल प्रोसेस वाई को जाएगा और अगर एक्स ने अपनी कॉस्ट के साथ साथ इसमें थोड़ा सा भी प्रॉफिट जोड़ा, अब हो सकता है कि इस प्रॉफिट को जोड़ने से मार्केट प्राइस आ जाए और हो सकता है ना भी आए, है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि कॉस्ट प्राइस के अंदर जब प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ा जाता है तब ऐसा होता है कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट अराइज होता है। बाकी अगर सेकंड ऑप्शन देखें, कॉस्ट का कॉस्ट में दोगे या एक्चुअल प्राइस को एक्चुअल प्राइस पे दोगे तो आपका कोई कहीं प्रॉफिट अराइज नहीं होगा। लेकिन अगर आप मार्केट प्राइस या कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ के दोगे तो 1 और 4 में से मुझे 1 ज़्यादा सही लगता है। ठीक है सर, चलिए 142 सेकेंडरी पैकिंग एक्सपेंसेस आर द पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा क्वेश्चन, पैकिंग कॉस्ट। देखिए पैकिंग 2 तरह का होता है बेसिकली, एक होता है प्राइमरी पैकिंग और एक होता है सेकेंडरी पैकिंग। अपन एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सिगरेट है, सिगरेट बनाने के बाद उसे एक छोटे से बॉक्स में डाला जाता है जिसमें 10 पीस जनरली या 5 पीस होते हैं। वो बहुत ज़रूरी है वरना सिगरेट ख़राब हो जाएगी, तो वो तो है प्राइमरी पैकिंग। और फिर बाद में बहुत सारी सिगरेट के पैकेट्स को एक कार्टून में पैक किया जाए तो वो है सेकेंडरी पैकिंग। उसका मकसद होता है गुड्स को कस्टमर तक या डीलर तक सेफली पहुंचाना। तो जो सेकेंडरी पैकिंग है वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। जो प्राइमरी पैकिंग होती है, मेन पैकिंग होती है, वो आपके प्राइम कॉस्ट में जाया करती है। लेकिन जो सेकेंडरी पैकिंग है जिसका मकसद होता है गुड्स की सेफ डिलीवरी, ठीक है, तो वो आपका जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। ठीक है, तो इसका आंसर डी लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज मे बी इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, सैलरी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरियल स्टाफ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। अलाउंसेज ऑफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, फीस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ऑल ऑफ द अबव। सर इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। देखिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो ऑफिस में ही बैठे करते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का भी संबंध ऑफिस से ही है, फैक्ट्री या सेलिंग से तो इसका संबंध नहीं है, ये तो आप जानते हो। फैक्ट्री में फैक्ट्री मैनेजर होता है, सेल के लिए ग्राउंड पे घूमने वाला या फील्ड को देखने वाला सेल मैनेजर होता है। ये जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीआरओ है ये ऑफिस में ही होता है, ऑडिट वगैरह भी ऑफिस में ही होती है। तो ये सब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। चलिए सर ठीक है। 144 इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज डेबिटेड टू। वेल आसान सा क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, WIP अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, नन ऑफ द अबव। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इसका आंसर होगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपने देखा होगा जितना भी खर्चा होता है, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जितना भी होता है वो सब हम एक तरफ DI करते जाते हैं ताकि हमें कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट पता लगे। तो इसने यही पूछा कि डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट को आप कहाँ डेबिट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ही डेबिट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि इन अ प्रोसेस X 10,000 units were put into process at a cost of 2 lakh rupee. The amount of wages and overhead was 3 lakh rupee and 170,000 respectively. Normal wastage was 5%.
wastage is sold at the rate 10 per unit, the actual production is 9400 units, the value of abnormal wastage is ओके अच्छा क्वेश्चन, और ये प्रोसेस अकाउंटिंग का बिल्कुल बेसिक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। तो आप अब ये देखिए कि आपने मटेरियल पे, लेबर पे और ओवरहेड पे पैसा खर्च किया, 2 लाख रुपए, 3 लाख और 170, ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया 6,70,000 रुपया। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब 10,000 यूनिट में 5% नॉर्मल वेस्ट होता ही होता है ना, वो अनकंट्रोलेबल है, वो होता ही है। तो 10,000 का 5% हो गया 500 यूनिट, और 500 यूनिट की स्क्रैप वैल्यू है 5,000। तो अब आप समझो कि आपका पैसा जो लगा 670, उसमें से 5 आपका रिकवर हो गया, तो आपकी नेट कॉस्ट हो गई, 6,65,000 रुपये। अब 6,65,000 में आपको डिवाइड करने हैं 9,500 यूनिट, जितने यूनिट बनने चाहिए थे। कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जितने यूनिट बने हम उससे डिवाइड करेंगे, नहीं, आपके जितने यूनिट बनने वाले थे 10,000 में से 5% के लॉस के बाद आपके 9,500 यूनिट बनने वाले थे, आपको उससे डिवाइड करना है। ठीक है, ये मैंने पहले कैलकुलेशन कर लिया है, आप इसे करेंगे तो आपका भी आंसर आ जाएगा सर। 5 एकम 5, 5 3 15। ठीक है, तो ये आप करेंगे ना 70 रुपये पर यूनिट आएगा। तो आपका एक यूनिट जो बिगड़ा है, क्योंकि टोटल आपके 100 यूनिट बिगड़े हैं, इसे कैसे पता, क्योंकि 9,500 यूनिट्स की जगह 9,400 यूनिट्स बने हैं, तो 100 यूनिट बिगड़े हैं। एक यूनिट का प्राइस पूछे तो 70 रुपया, और अगर ये 100 यूनिट का प्राइस पूछता तो आपको मतलब एक बार के लिए मोटे तौर पे 7,000 का नुकसान हो गया, मोटे तौर पे 7,000। उसमें भी डीप डाइव करेंगे तो 7,000 का भी नेट नुकसान नहीं होगा, अभी के लिए 70 रुपये पर यूनिट का नुकसान आपको हुआ है। ठीक है, 146 स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट स्टेट इंटीग्रेटेड अंडर अकाउंटिंग सिस्टम विच इज व्हाट इज द अबव जनरल एंट्रीज शोइंग। तो इन्होंने बता दिया कि हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, उन्होंने उसे इंटीग्रेट कर दिया है। और अब बताओ ये एंट्री किस चीज़ की है, मटेरियल परचेज फॉर स्टॉक ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट तो हो नहीं सकता, उधार वाला ट्रांजेक्शन तो है नहीं है, क्योंकि इस एंट्री में कैश आ रहा है। दूसरा है मटेरियल परचेज फॉर स्टॉक ऑन कैश, थर्ड है मटेरियल परचेज फॉर स्पेसिफिक जॉब। तो इसका आंसर सेकंड है। जब हम स्टोर हेतु रॉ मटेरियल को स्टॉक करने हेतु माल खरीदते हैं तो एंट्री होती है स्टोर लेजर कंट्रोल टू कैश। और अगर वैसे जनरली माल हम पहले स्टोर में ही लाते हैं, लेकिन अगर आप माल डायरेक्ट फैक्ट्री के लिए खरीद रहे हो, डायरेक्ट वर्कशॉप के लिए माल खरीद रहे हो, तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर टू कैश होता है। तो अभी इन्होंने ऊपर लिखा है स्टोर लेजर कंट्रोल डेबिट टू कैश, तो डेफिनेट इन्होंने माल अपने गोडाउन के लिए स्टॉक करने के लिए खरीदा है। इसका आंसर ए लगेगा, स्टोर लेजर कंट्रोल टू कैश इज द एंट्री फॉर मटेरियल परचेज्ड फॉर स्टॉक ऑन कैश, बी आंसर होगा। ठीक है, चौथा वाला तो आपको पता ही है, क्रेडिटर को अपन पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री क्रेडिटर टू कैश होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकरेक्ट इक्वेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग या बीईपी कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें अगर आपको मैं पहले एक बात बताऊं तो देखिए, सबसे पहले होता है सेल में से वेरिएबल कॉस्ट जाती है तो कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट जाती है तो प्रॉफिट आता है। तो आप दो फॉर्मूले देख पा रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन कैसे बना, या तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो, सेल में से मार्जिनल कॉस्ट हटा दो, वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक ही बात है, या आप फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दो। तो ये सब कंट्रीब्यूशन तक पहुंचने के तरीके हैं। ऊपर से आएंगे, अपवर्ड आ रहे हैं आप, नीचे की तरफ सेल में से वेरिएबल कॉस्ट हटा के आ जाओ, या फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हुए चले जाओ। लेकिन ये जो ना थर्ड पॉइंट लिखा है ना कि सेल में से फिक्स कॉस्ट हटाएंगे तो इससे कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, इससे पता नहीं कुछ और ही आ जाएगा। ठीक है, सेल में से फिक्स कॉस्ट हटाने के बाद जो पीछे बचेगा वो बचेगा वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो ठीक है, पर्पस सॉल्व नहीं होगा। जो पूछा था इसने कि कंट्रीब्यूशन का कौन सा इक्वेशन नहीं है, तो थर्ड वाले रास्ते से कंट्रीब्यूशन नहीं आ सकता। 148 अ कंपनी प्रोड्यूस्ड 700 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल 15,000, डायरेक्ट वेजेस 20,000, ओवरहेड 20% फिक्स नेचर 50,000। इफ द सेल वैल्यू ऑफ 700 यूनिट्स वाज 120,000, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ओके, तो अपन एक टेबल बनाते हैं सर। सबसे पहले अपन लिखेंगे सेल, तो आपने 700 यूनिट्स को 120,000 में बेचा, तो ये तो हो गया आपका सेलिंग प्राइस। सेल में से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट,
तो मटेरियल की कॉस्ट, वेजेस की कॉस्ट और इसमें से वेरिएबल ओवरहेड ले लेंगे 80%। तो 15 और 20 35, 35 और 40 75,000। याद रखिएगा मैंने ओवरहेड पूरे नहीं लिए हैं, मैंने केवल वेरिएबल ओवरहेड लिए हैं क्योंकि वही वेरिएबल कॉस्ट में जाते हैं। आप इन दोनों का गैप देखिए तो ये 45,000 रुपये आ गया, इसे हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन। बस यहीं तक ज़रूरत है। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन के नाम पे ऊपर तो आप रखेंगे 45K, नीचे सेल रखेंगे 120K। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 37.5%। इसे आप पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो भी बोलते हैं और इसे आप कंट्रीब्यूशन रेशो भी बोलते हैं। तो 37.5% आएगा, कैलकुलेशन से आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द नॉन इंटीग्रल सिस्टम। ठीक है, स्टेटमेंट सुनते हैं। फर्स्ट है सेपरेट लेजर्स आर मेंटेन्ड फॉर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। सही है। जो आपका नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है उसमें आपकी एक तो होती है कॉस्ट बुक्स और एक होती है फाइनेंशियल बुक्स, दोनों में ही सेपरेट सेपरेट अकाउंट खोले जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इनका ट्रू है। सेकंड, इट इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। बिल्कुल सर, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होती है, ट्रू है। कॉस्ट अकाउंट्स आर कंसर्न्ड विद पर्सनल अकाउंट्स, ये फॉल्स है। आपकी जो कॉस्ट बुक है उसमें आप रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स लिखते हो। जितने भी आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो आपके फाइनेंशियल बुक्स में होते हैं। डेटर्स वगैरह सब फाइनेंशियल बुक्स में होते हैं। कॉस्ट बुक में तो केवल एक अकाउंट होता है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जो उन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अंडर दिस सिस्टम यानी नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, वन मेन लेजर दैट इज द कॉस्ट लेजर एंड वेरियस सब्सिडियरी लेजर्स आर मेंटेन्ड। ये भी बिल्कुल सही है। एक आपकी मेन लेजर होती है कॉस्ट लेजर और फिर आप छोटे मोटे मेमोरेंडम लेजर्स और बनाते हैं। तो इसका आंसर सी रहेगा, क्योंकि सी का जो स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट है, बाकी सारे ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए 150th आज का लास्ट क्वेश्चन। इन विच अकाउंटिंग सिस्टम वेयर बाय कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर केप्ट इन द सेम सेट ऑफ बुक्स। तो ये तो बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, ये सिस्टम ऐसा होता है कि हम सेपरेट सेट नहीं बनाते, एक ही सेट बनाते हैं। इस तरह से अकाउंटिंग करते हैं कि हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस भी पूरा हो जाए और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस भी पूरा हो जाए। तो ये होता है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। सेकंड और थर्ड एक ही का नाम है, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के ही दो नाम दे रखे हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने किसी साथी के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आगे भी प्रैक्टिसेस बनाता रहूँगा। ये तो अभी हम पुराने क्वेश्चंस कर रहे हैं, पर बाद में मैं और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करूंगा। ये आपके कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।